एस्पिरेंट्स और आंसर राइटिंग का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे जिम मेंबरशिप लेना। सबको पता है ज़रूरी है, लेकिन स्टार्ट किसी को नहीं करना, और जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ कॉमन मिथ और मिस्टेक्स से जो मोस्टली एस्पिरेंट फेस करते हैं। और सबसे बड़ा कॉमन मिथ ये है कि मुझे पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, फिर आंसर राइटिंग शुरू करूँगा। लेकिन अगर आप सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करोगे तो शायद यूपीएससी के साथ साथ रिटायरमेंट प्लान भी रेडी करना पड़ेगा। क्योंकि रियलिटी ये है कि यूपीएससी का सिलेबस एक ब्लैक होल की तरह है, जितना अंदर जाओगे उतना और बढ़ता जाएगा। सिंपल सी भाषा में इसका मतलब ये है कि जब तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा, दूसरा टॉपिक रिवाइज करने का टाइम आ जाएगा, और फिर आप वही सोचने लगोगे कि पहले रिवाइज कर लूँ फिर लिखना शुरू करूँगा। और होगा ये कि आप भी अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाओगे। अब आप पूछोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपको पैरेलली प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि आंसर राइटिंग एक हैबिट है, 10th क्लास का कोई एग्जाम नहीं जो एक दिन पढ़ के क्रैक हो जाए। अब चलिए दूसरे मिसकंसेप्शन की बात करते हैं जो फुल ऑन इमोशनल डैमेज करता है, और वो ये है कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, कैसे लिखूँ। देखो, ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूपीएससी हैंड राइटिंग का कॉम्पिटिशन नहीं है, और ना ही ये कोई कैलीग्राफी का एग्जाम है। यहाँ हैंड राइटिंग से ज़्यादा कंटेंट मैटर करता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यूपीएससी शेक्सपियर या हरिवंश राय बच्चन नहीं मांग रहा। यूपीएससी को बस क्लैरिटी, रेलिवेंस और स्ट्रक्चर्ड आंसर चाहिए। तो अगर आप लॉजिकली अपने पॉइंट्स लिख रहे हो तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। लेकिन एक और बड़ी मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स बार बार करते हैं कि परफेक्ट आंसर लिखने के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं करते। और ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कोई बोले कि पहले बॉडी बना लूंगा फिर जिम जाऊंगा। अरे भाई, विराट कोहली ने भी सेंचुरी एकदम से नहीं मारी थी, उसने भी पहले बहुत प्रैक्टिस की होगी। इसलिए हर दिन 1-2 आंसर लिखना शुरू करो, क्योंकि धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और जो शुरू करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बाकी सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करने वाले अभी भी वेट ही कर रहे हैं। आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन को समझना। क्योंकि अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो आंसर लिखना वैसा ही होगा जैसे बिना जीपीएस के रोड ट्रिप पर निकलना, पता नहीं कहाँ जा रहे हो। यूपीएससी मेंस में हर क्वेश्चन के साथ कुछ डायरेक्टिव वर्ड होते हैं, जैसे डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली इवेलुएट, और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ड्स बताते हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब अगर गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया तो एग्जामिनर भी सोच रहा होगा, अरे कहना क्या चाहते हो। जब क्वेश्चन में डिस्कस का वर्ड आए तो इसका मतलब है कि आपको टॉपिक के सभी एक्सपेक्ट को कवर करना है, प्रोस और कॉन्स दोनों को एक्सप्लेन करना है, और अपने आंसर को बैलेंस रखना है। एनालाइज का मतलब है कि आपको टॉपिक को तोड़ना है और उसके डिफरेंट पार्ट को डीपली समझना है, मतलब डिटेक्टिव मोड ऑन। और किसी भी टॉपिक को सरफेस लेवल पे एक्सप्लेन करने की जगह उसके कॉज इफेक्ट, रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स और अंडरलाइन फैक्टर को हाईलाइट करना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ फैक्ट लिख रहे हो बिना एनालिसिस के तो एग्जामिनर भी बोलेगा ये तो बस न्यूज़ रिपोर्टर बन गया है। क्रिटिकली इवेल्युएट में आपको टॉपिक को जज करना है, लेकिन सिर्फ ओपिनियन देने से काम नहीं चलेगा। इसमें आपको एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ अपने पॉइंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ तारीफ या क्रिटिसिज्म नहीं चलेगा, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव को कवर करना पड़ेगा। तो आप समझ गए ना, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से लिखना इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे कि डायरेक्टिव वर्ड को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप क्वेश्चन को सही से डिकोड नहीं करोगे तो आपका आंसर एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा, और अगर एग्जामिनर को जो चाहिए वो नहीं मिला तो मार्क्स मिलने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाएंगे जितने मानसून में धूप मिलने। इसलिए क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाओ ताकि आप एग्जैक्ट डिमांड को समझ सको। क्वेश्चन में कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि वही आपके आंसर का डायरेक्शन सेट करेंगे, और फिर आंसर लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि बिना प्रॉपर डिकोडिंग के लिखना वैसा ही होगा जैसे बिना रेसिपी पढ़े बिरयानी बनाने की कोशिश करना, जिसका एंड रिजल्ट खिचड़ी ही निकलेगा। ये स्मॉल स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर एकदम प्रिसाइज और रेलिवेंट बनेगा, और जब आंसर एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होगा तो मार्क्स भी दिल खोल के मिलेंगे। अब बात आती है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे शुरू करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है रेगुलर प्रैक्टिस, और इसमें भी छोटे से शुरू करो। एक दिन में 10 आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक आंसर लिखना शुरू करो, लेकिन रोज़। क्योंकि आंसर राइटिंग भी जिम की तरह है, एक दिन में हैवी वेट उठाने जाओगे तो मसल पुल होगा, लेकिन अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा करोगे तो स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। और शुरुआत करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या मॉक टेस्ट से एक ही क्वेश्चन उठाओ और उसका आंसर लिखो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपको यूपीएससी के पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल को समझने में मदद करेंगे, और मॉक टेस्ट इसलिए यूज़फुल है क्योंकि ये आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया देंगे, वरना एग्जाम में क्लॉक देखते रह जाओगे और आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा।
शुरू में आप अपने आंसर को 150 से 200 वर्ड तक लिमिट रखो, क्योंकि इससे आप अपने थॉट को कंसाइज रखोगे और वर्ड लिमिट के अंदर आंसर लिखना सीखोगे। बाद में जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तो आप 250 वर्ड तक जा सकते हो। लेकिन याद रखो, यूपीएससी में क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। तो अपने आंसर को क्रिस्प और टू द पॉइंट रखो, वरना एग्जामिनर भी सोचने लगेगा कि आप नोवेल लिख रहे हो या आंसर। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। रोज एक आंसर लिखने का गोल रखो, चाहे वो सिर्फ 150 वर्ड का ही क्यों ना हो, लेकिन रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको आंसर राइटिंग में परफेक्ट बनाएगी। और हाँ, जब भी आंसर लिखो उसको रिव्यू करना ना भूलो। अपने मिस्टेक को नोट करो और अगले आंसर में उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि बिना रिव्यू के लिखना वैसा ही है जैसे बिना शीशा देखे सेव करना। गलती तभी पता चलेगी जब कट लग चुका होगा। यहाँ पर एक प्रो टिप ये है कि प्रैक्टिस के इनिशियल डेज में अपने आंसर पे ज़्यादा हार्श ना हो, क्योंकि आपका एम सिर्फ हैबिट डेवलप करना होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में आंसर परफेक्ट नहीं है तो टेंशन मत लो, क्योंकि विराट कोहली भी पहले अंडर 19 खेल के ही इंटरनेशनल क्रिकेटर बना है। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपका आंसर क्लियर, लॉजिकल और एग्जामिनर फ्रेंडली बन जाता है। और अगर आंसर स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तो एग्जामिनर को समझने में उतनी ही दिक्कत होगी जितना हमें व्हाट्सएप के लॉन्ग फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ने में होती है। इसलिए आज मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताने वाला हूँ, जो कि है IBC फॉर्मेट, मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट। ये फॉर्मेट फॉलो करके आप अपने आंसर को एकदम प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आपको क्वेश्चन के टॉपिक को डिफाइन करना है या उसका कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये आपके आंसर का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। इसलिए इसे शॉर्ट और इम्पैक्टफुल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, तो इंट्रोडक्शन में आप क्लाइमेट चेंज को डिफाइन कर सकते हैं या इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इसकी रेलिवेंस बता सकते हैं। मतलब एक सिंपल और क्लियर ओपनिंग लिखनी है, ना कि ऐसे स्टार्ट करना है कि एग्जामिनर सोचे अरे कहना क्या चाहते हो। अब सेकंड और मेन पार्ट आता है बॉडी, और बॉडी में आपको क्वेश्चन के मेन डिमांड को एड्रेस करना है। यहाँ फैक्ट्स, डेटा, एग्जाम्पल्स और लॉजिकल आर्गूमेंट का यूज़ करके अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को एग्रीकल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करो, जैसे क्रॉप यील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉइल फर्टिलिटी का क्या होगा, फार्मर की इनकम कैसे इफेक्ट होगी, वरना आंसर छन से जो टूटे कोई सपना जैसा हो जाएगा। बॉडी के बाद अब बारी आती है कंक्लूजन की, और कंक्लूजन में आपको एक बैलेंस व्यू या सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये आपके आंसर को एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को समराइज करते हुए आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कंक्लूजन शॉर्ट और इम्पैक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर कंक्लूजन लंबा और बोरिंग लिख दिया तो एग्जामिनर भी सोचेगा अरे कहना क्या चाहते हो। अब बारी है दूसरे प्रो टिप की, जो कि है स्ट्रक्चर इज योर वेपन टू मेक योर आंसर स्टैंड आउट। एग्जामिनर को अगर क्लैरिटी मिलेगी तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। और क्लैरिटी का मतलब ये नहीं कि आंसर इतना बेसिक हो कि एग्जामिनर बोले भाई ये तो मुझे भी पता है। इसलिए बैलेंस बनाओ, सिंपल लिखो लेकिन स्मार्टली लिखो। आंसर राइटिंग में कंटेंट किंग है, और कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको सही रिसोर्सेज का यूज़ करना आना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज और टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी आंसर राइटिंग को एकदम रिच और इम्पैक्टफुल बनाएंगे। शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बुक्स आपको बेसिक क्लियर करने में बहुत हेल्प करती है, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए। बेसिक क्लियर होने के बाद स्टैंडर्ड बुक जैसे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एंड नितिन सिंघानिया फॉर इंडियन इकोनॉमी को रेफर करो। इन बुक्स से आपको डेप्थ के साथ साथ फैक्ट्स और डेटा मिलेंगे जो आपके आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मतलब ये बुक्स वैसे ही काम आएंगी जैसे क्रिकेट मैच में मलिंगा का यॉर्कर, टोटली गेम चेंजिंग। सेकंड पॉइंट है मॉडल आंसर्स। मॉडल आंसर्स को पढ़ना भी बहुत हेल्पफुल होता है, और इसके लिए आप मेरे बनाए हुए प्रीवियस 45 ईयर्स के मॉडल आंसर्स को रेफर कर सकते हैं। इन्हें पढ़ने से आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे आंसर को स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे पॉइंट को लॉजिकली प्रेजेंट किया जाता है और कैसे कंक्लूजन को इम्पैक्टफुल बनाया जाता है। लेकिन याद रखो, इन्हें ब्लाइंडली कॉपी मत करना, क्योंकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। मतलब नोट्स उठाना लेकिन अपना दिमाग भी लगाना, वरना एग्जामिनर बोलेगा Ctrl+C + Ctrl+V तो मैं भी कर सकता हूँ। अब चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है टेस्ट सीरीज़। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको रेगुलर प्रैक्टिस का मौका देती है और आपके आंसर को इवेल्युएट करने में मदद करती है। वैल्यूएशन से आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा, और फीडबैक के थ्रू आप अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको रियल एग्जाम जैसा फील दिलाती है, जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग स्पीड दोनों इम्प्रूव होती है।
मतलब बिना टेस्ट सीरीज के प्रिपरेशन वैसे ही है जैसे बिना प्रैक्टिस के 100 मीटर रेस दौड़ना। फिनिश लाइन से पहले ही दम निकल जाएगा। लेकिन कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है और कब लगानी है ये मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम पे DM करके पूछ लेना। अब बारी है तीसरे प्रो टिप की, जो कि है रिसोर्स का यूज़ करते वक्त एक डायरी मेंटेन करो जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स और एग्जाम्पल को नोट कर सको, क्योंकि ये नोट्स रिवीजन के टाइम बहुत काम आएंगे और आपके आंसर को यूनिक बनाएंगे। मतलब ये डायरी आपकी प्रिपरेशन के लिए वैसे ही होगी जैसे बैटमैन के लिए उसकी यूटिलिटी बेल्ट, हमेशा काम आएगी। आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस के साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से आप लिखना सीखते हैं, लेकिन रिव्यू और फीडबैक से आप अपनी मिस्टेक को समझकर उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आंसर को रिव्यू करके उन्हें बेहतर बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पीयर रिव्यू, और उसके लिए एक अच्छा तरीका है अपने आंसर को पीयर या सीनियर के साथ शेयर करना, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है और वो आपकी गलतियाँ और इम्प्रूवमेंट पॉइंट ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीयर रिव्यू से आपको नए आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव मिलते हैं जो आपके आंसर को और भी रिच बनाते हैं। मतलब ये वैसा ही है जैसे किसी डिश को फाइनल सर्व करने से पहले एक शख्स से टेस्ट करवाना। सेकंड पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि खुद से अपने आंसर को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अपने आंसर को पढ़ो और खुद से पूछो, क्या मैंने क्वेश्चन की डिमांड को सही से एड्रेस किया है, क्या मेरा आंसर स्ट्रक्चर्ड है, क्या मैंने इनफ फैक्ट्स और एग्जाम्पल यूज़ किए हैं, क्या मेरा कंक्लूजन इफेक्टफुल है। और इस तरह सेल्फ असेसमेंट से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकते हैं। मतलब अपना आंसर चेक करना वैसा ही है जैसे शीशे में अपनी तैयारी देखना, अगर कुछ गड़बड़ दिखी तो तुरंत सुधार लो। थर्ड पॉइंट है लर्न फ्रॉम फीडबैक। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो उनके फीडबैक को सीरियसली लो, क्योंकि फीडबैक से आपको पता चलता है कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आप अपने आंसर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फीडबैक में दिए गए पॉइंट को नोट करो और अगले आंसर में उन्हें इम्प्लीमेंट करो। मतलब फीडबैक को इग्नोर करना वैसा ही है जैसे GPS ऑफ करके रास्ते का पता करना। फोर्थ पॉइंट है टाइम्ड प्रैक्टिस। UPSC मेंस में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस के टाइम पर खुद को टाइम लिमिट में सेट करो। फॉर एग्जाम्पल, एक 150 वर्ड के आंसर को 7 से 8 मिनट में कंप्लीट करने का टारगेट रखो। ऐसा करने से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और आप एग्जाम हॉल में टाइम प्रेशर हैंडल कर पाओगे। मतलब आंसर लिखना मैराथन नहीं, एक स्प्रिंट है। जितना जल्दी और एक्यूरेटली लिखोगे उतना आगे रहोगे। देखो यार, आंसर राइटिंग एक आर्ट है जिसको डेडिकेशन और प्रैक्टिस से मास्टर किया जा सकता है। इसलिए सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करो, आज से ही एक आंसर लिखना स्टार्ट करो। स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने की आदत डालो और अपने कंटेंट को इनरिच बनाने के लिए ऑथेंटिक रिसोर्सेज का यूज़ करो। रेगुलर रिव्यू और फीडबैक लेते रहो और टेस्ट सीरीज से अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। रिमेंबर, प्रैक्टिस, पेशेंस और परसिवेरेंस ही आपको बाकी एस्पिरेंट से अलग बनाएगी। तो आज से शुरू करो और धीरे धीरे आंसर राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाओ। मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।